पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये आज की सबसे बड़ी खबर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट समाधान की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि सुधार कानूनों को लागू करने पर रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई है, लेकिन किसान संगठन इस कमेटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और आंदोलन जारी रखने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि सुधार कानून पूरी तरह रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भी सवाल खड़े किए हैं। टिकैत ने आरोप लगाया कि कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था और कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, किसानों की मांग कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। और राकेश टिकैत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुले बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हमारे साथ। राकेश जी, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को लागू करने से फिलहाल उस पर रोक लगा दी, क्या कहेंगे? देखो, हमारी डिमांड थी कि ये कानून वापसी हो, ठीक है, हमारी वापसी की। तो कोर्ट के जजमेंट पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट ने जो दे दिया भाई, कोर्ट का तो धन्यवाद रहता है जो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हम अपना जो स्पष्ट वो है वो हमारे लीगल जो एडवाइजर होंगे वो उसको रिपोर्ट अपना दे देंगे। अच्छा, एक कमेटी बनाई, इसमें भारतीय किसान यूनियन से जितेंद्र सिंह मान है, वो आपके हैं? कौन है जितेंद्र सिंह मान? ये बीकेयू के नहीं है? नहीं, कहाँ है, कहाँ के? कौन है ये भारतीय किसान? पता नहीं। भारतीय किसान यूनियन तो रजिस्ट्रेशन करवा कर आदमी नाम लिख रहे हैं, गुलाटी भी है इसमें। तो फिलहाल आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? धरना? हम अपना धरने चलते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहेंगे, अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। अच्छा, कोर्ट में चिंता इस बात को लेकर भी जताई गई है कि सर्दियों में बच्चे बूढ़े महिलाएं सब यहाँ बैठे हैं, हिंसा भी हो सकती है, ये भी डर जता है। नहीं, सर्दी में हिंसा का क्या सवाल है? कहाँ से आया सवाल? दो तरह के इश्यूज है, एक तो सर्दी की तकलीफ जो है वो अलग है और हिंसा का डर है ये अलग है, क्या कहेंगे? हिंसा का डर तो 15 दिन से है। इनका पूर्ण रूप से ये है कि पुलिस वालों पर गोली चल सकती है। ये प्रशासन की, सरकार की तरफ से आ रहा है। तो क्या प्रशासन, सरकार का ये प्लान है कि पुलिस वालों पर गोली चलवाई जा? तो इससे तो यही लगे कि जहां हिंसा और सर्दी की बात जहां आ रही है तो इसका मतलब सरकार हिंसा करवाना चाहती है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या आप लोग यहाँ से शिफ्ट करना चाहेंगे? अगर कहा जाए कि यहाँ से शिफ्ट करके रामलीला मैदान या कहीं और जाएं तो? अरे, कानून वापसी ले लो, हम अपने घर जाएंगे। रामलीला मैदान में को हमें वहाँ रामलीला का पाठ करना। तो मतलब इस जगह से आप लोग अभी नहीं हटे? ना, हम नहीं हटते। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव और सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए, तस्वीर तो कुछ साफ हो रही है। टिकैत का जो ट्वीट सामने आया उससे साफ दिखाई देता है कि किसानों को इस कमेटी पर विश्वास नहीं है। किसान कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पहले इसके पक्ष में बयान दे चुके हैं। तो एक तरह से किसानों ने इसी कारण कमेटी का हो सकता है कि विरोध किया था, और अब चूंकि टिकैत का ये ट्वीट सामने आया तो लगता है कि किसानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कोशिश की थी, एक पहल की थी कि मामला सुलझ जाए और एक कमेटी बने जिस कमेटी के पास कानून के पक्ष में और विपक्ष में जो भी दलीलें हैं वो जाए और उसके बाद कमेटी अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाए। लेकिन अब कमेटी के सदस्यों पर ही जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सवाल खड़े किए हैं उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कमेटी के सामने ये किसान संगठन हो सकता है कि ना जाए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर भी बैठक चल रही है। वहां पर कल ही ये फैसला ले लिया गया था कि वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे और शायद उसी कारण उनके वकील जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए थे। तो आज अब सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि सामूहिक रूप से उनका ये कहना है कि एक बार सभी संगठन मिलकर के फैसला लेंगे कि आगे अब क्या रणनीति अपनानी है। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का बना करके एक सोचा था कि इस मामले में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, अभी फिलहाल वो गतिरोध बना हुआ साफ दिखाई दे रहा है।
जैसे सिंघू बॉर्डर को लेकर आप सवाल कर रहे हैं वो मैं अमित के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले स्वराज इंडिया के नेता और किसान आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने भी तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने इस बात का स्वागत किया और धन्यवाद किया सुप्रीम कोर्ट को कि किसानों के शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के अधिकार को आपने स्वीकार किया है। इसके लिए हमने धन्यवाद किया। कोर्ट अगर इन कानूनों पर रोक लगाता है, किसी भी तरह की रोक लगाता है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम याद रखना चाहते हैं कि ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में शामिल महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल घनवट ने कहा है कि दोनों पक्षों से बात करके मामले में समाधान की कोशिश की जाएगी। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी इसमें फॉर्म की है और इस कमेटी के माध्यम से जो आंदोलक किसान संगठन है उनसे बात करके और जो सपोर्टिंग संगठन है उनसे भी बात करके हम एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसमें से निकालेंगे। जो आंदोलक संगठनों की मांग है वो भी पूरी हो जाए। और मैं बिना वक्त गवाए आमिर तो सवाल का जवाब दे दीजिए जो बार बार विक्रांत पूछ रहे थे, भाई सिंघू बॉर्डर पर हो क्या रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर जो है जितने भी पंजाब जत्थेबंदियां हैं, जो किसान यूनियन है, वो लगातार बैठक कर रही हैं और 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपना रुख साफ करेंगी। इससे पहले जब जसप्रीत सिंह से मेरी बातचीत हुई थी तो जसप्रीत सिंह जो कि किसान नेता है पंजाब किसान मोर्चा के, उन्होंने साफ कहा था कि कमेटी में शामिल होना है या नहीं। हालांकि राकेश टिकैत ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन जसप्रीत सिंह ने ये कहा था कि कमेटी में शामिल होना है या नहीं। ये जो पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं उन सभी की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये तय किया जाएगा कि उसमें शामिल होंगे या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है इस बातचीत को एक बार फिर से शुरू करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो है सिंघू बॉर्डर पर पंजाब किसान मोर्चा के जितने भी जत्थेबंदियां हैं उन सब जत्थेबंदियों की बैठक चल रही है। जी, और इधर एनसीपी नेता शरद पवार ने कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत के शीर्ष न्यायालय द्वारा 3 कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाने और मुद्दों को हल करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत है। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक ठोस बातचीत शुरू की जाएगी जो कि हितों और कल्याण को ध्यान में रखते हुए होगी। हमारे साथ नवाब मलिक है, एनसीपी के नेता और मंत्री। नवाब भाई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टे करने के लिए, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो स्टे ऑर्डर है ये किसानों को न्याय देने की दिशा में पहला कदम है। अभी भी वक्त है, सरकार जागे, अपना अड़ियल रवैया छोड़े और कानून वापस ले ले। अगर कोई सुधारवादी कानून बनाना चाहती है सरकार तो किसानों को विश्वास मिले, विपक्ष के साथ चर्चा करे और नया कोई कानून बनाया जा सकता है। लेकिन तीनों कानून जो बनाए गए, सरकार, केंद्र सरकार को ये समझना होगा कि कृषि एक कंकरेंस विषय है, कंकरेंस लिस्ट में है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है। केंद्र सरकार कोई मॉडल एक्ट बना सकती है, जिन राज्यों को लगे उसे लागू कर सकते हैं, लेकिन सीधे कानून बना के थोप देना, हमें लगता है जो राज्यों के अधिकार है उनका हनन हुआ है। किसान विरोधी कानून है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं। हमें उम्मीद है कि ये कानून रद्द हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि केंद्र कानून वापस ले ले। सीधे रुख कर लेते हैं चंदन जजवाड़े का। चंदन, किसान बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं है इस कमेटी को लेकर, लेकिन एनसीपी के नेता तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि कम से कम वो ब्रेक तो किया गया प्रोसेस जो अभी तक नहीं दिख रहा था कि कुछ हो सकता है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए प्रीति, कोर्ट की तरफ से जो कुछ भी कहा गया, एक रिलीफ की बात जरूर है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं
पश्चिमी यूपी के, उनके अंदर किसी तरह का उत्साह नहीं दिख रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी कोई भी मांग नहीं थी कि कोई कमेटी बनाई जाए या फिर इस कानून को लागू करने पर स्टे लगाया जाए। उनकी जो मांग है उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि सिंघू बॉर्डर पर जो बड़े किसान यूनियन बैठे हैं वो आपस में मीटिंग करके किस तरह का फैसला लेते हैं, उसके बाद ही यहाँ के किसान भी उसको संभवतः फॉलो करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जिस तरह के दोनों ही पक्षों के बीच, सरकार और किसानों के बीच एक तरह की खींचतान बनी हुई है, उस पर अभी 1% भी अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ से, यहाँ के किसानों की तरफ से रिलीफ नहीं है। यहाँ के किसान जो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, इधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि कोर्ट जो भी कहेगी उसका पालन होगा। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जो बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज़, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूँकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। और किसानों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। और किसानों के वकील एमएल शर्मा ने कहा कि कमेटी सभी की बातें सुनेगी। जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है तब तक के लिए तीनों कानून स्टे कर दिए गए हैं। किसानों के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में 7 लोग हैं, उन सब के मिलकर के हर किसान की बात सुन करके या किसानों के द्वारा जो भी वकील या किसान खुद आकर के उन कमेटी में अच्छा बुरा बताएगा, वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। फिर कोर्ट उन रिपोर्टों को देख करके फाइनली लीगली डिसाइड करेंगे कि क्या किसानों के पक्ष में किया जाना चाहिए। अटॉर्नी का और गवर्नमेंट का सारा स्टेटमेंट कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से, और बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम स्टे करेंगे, और उन्होंने आज तीनों कानून स्टे कर दिए। विक्रांत, एक बात मुझे समझाइए, वो ये कि चाहे एमएल शर्मा साहब हो या फिर एपी सिंह जी हो, वो दोनों ही इस पूरे फैसले को, इस आदेश को बहुत सकारात्मक रुख के तौर पर किसानों के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो किसान जिन्हें इस पूरे मामले में एक्शन लेना है वो कह रहे हैं हमारे लिए तो कोई स्थिति नहीं बदली है। देखिए बिल्कुल, और इन केवल वकीलों की तरफ से नहीं, मैं शरद पवार का भी जो ट्वीट आया उसे बेहद सकारात्मक उस दिशा में कहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि ये इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि कोई रास्ता, कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, क्योंकि जब बातचीत होगी तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर किसान ये फैसला ले लेते हैं कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे और सरकार के साथ बातचीत में कोई गतिरोध आ जाता है तो इसका फिर कोई रास्ता या कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और क्योंकि अगर किसान ये कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी किसान, की सरकार पहले तीनों कानून रद्द करे, तो सरकार वो साफ कर चुकी है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा गतिरोध आ जाएगा और फिर कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर कोई बातचीत होगी, कहीं पर बातचीत के लिए दोनों पक्ष बैठेंगे तभी कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आज शाम को किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा गतिरोध आ जाएगा। और इस समय दिल्ली में एकदम ठंड का, कड़ाके की ठंड का मौसम है और इसी कारण शायद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि महिलाएं और जो बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए उन्हें वापस भेजने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो एक सुझाव जरूर दिया था, लेकिन किसान साफ कह रहे हैं कि वो सभी लोग अपनी मर्जी से आए हुए, अपनी इच्छा से आए हुए और वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। नहीं, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कम से कम वो जो एक गतिरोध बना था वो ब्रेक हो रहा है, कमेटी के जरिए बात तो कम से कम सुनी जाएगी किसानों की। लेकिन ये बात किसानों को समझ तो नहीं आ रही।
देखिए बिल्कुल उनका साफ ये कहना है, क्योंकि प्रीति ये समझना पड़ेगा कि किसान शुरुआत से कह रहे हैं कि पहले कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन ये एक ऐसी मांग है जिसको लेकर के सरकार तैयार नहीं हो सकती। मेरे ठीक पीछे देश की संसद है जहां से पारित होकर के ये तीनों बिल कानून की शक्ल में हुए, और एक बार जब संसद की मोहर लग जाती है तो उस कानून को दोबारा से खारिज करना या वापस लेना, ये किसी भी सरकार के लिए उसके निर्णय को वापस लेना होगा, जो किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। और सरकार का साफ ये कहना है कि हमने इस कानून को कोई जल्दबाजी में नहीं बनाया। दशकों से इस कानून को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, इस सरकार में भी चर्चा चल रही थी, और इससे पहले वाली जो सरकारें थी वो भी लगातार इस तरीके के कृषि सुधार के कानूनों पर चर्चा कर रही थे, लेकिन वो ये कानून नहीं ला पाए थे क्योंकि उनके पास उतना बड़ा मैंडेट नहीं था, उनके पास उस तरीके का पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं था कि वो इस बिलों को पास करवा पाए। तो अब जब सरकार ये कृषि सुधार कानून लेकर के आई है, और सरकार का ये भी कहना है कि पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके बाकी देश के किसान, कांग्रेस से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। विक्रांत, दिग्विजय सिंह ने किसानों की मांगों का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि बैठक के बाद किसान जो फैसला लेंगे वो उनका समर्थन करेंगे। हम किसानों के साथ हैं, जो किसानों का संगठन तय करेगा हम उसके साथ हैं। हार जीत की बात हो रही थी, ये किसकी जीत किसकी हार? इस पे कोई हार जीत नहीं है, हार ही हार है, क्योंकि अगर कानून यथावत रहा तो किसानों की हार है, और सरकार को वापस लेना पड़ा तो दोनों की जीत है। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अमित कह रही है कि भाई हम जो भी किसान फैसला लेंगे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इसका बड़ा मतलब तो क्या ये निकाला जाए कि कोर्ट जो आदेश दे रही है फिर उसका क्या होगा, उसके मायने क्या रह जाएंगे फिर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर लगातार बैठकें चल रही हैं, और यहाँ पर देखिए मेरे साथ कई किसान भी यहाँ पर मौजूद है प्रीति, और इन किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जो बैठक चल रही है और उस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसी फैसले को ये लोग पालन करेंगे। और जब मैंने इनसे पूछा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है तीनों कानूनों पर, तो इनका साफ साफ ये कहना है कि इनको रोक से नहीं मतलब था, ये डे 1 से अपना डिमांड कर रहे थे कि ये जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानूनों को पूरी तरीके से रद्द की जाए। और फिलहाल जो है, जो पंजाब की जितनी भी जत्थेबंदियां हैं वो फिलहाल बैठक कर रही हैं, और सिंगू बॉर्डर पर ये 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जितने भी किसान हैं, तो किसानों का साफ साफ ये कहना है कि वो इस बॉर्डर से अब नहीं जाएंगे, वो यहीं पर डटे रहेंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते हैं। प्रीति जी, और इधर बड़ी खबर एक और आ रही है, वो कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई खबर है। कोरोना के खिलाफ जंग से जुड़ी हुई निर्णायक मोड़ की खबर है, और वो मोड़ आ चुका है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसके लिए देश में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप की सप्लाई शुरू हो गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की खेप लेकर कुछ ट्रक एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से विमान के जरिए वैक्सीन देश के कई शहरों के लिए रवाना की गई है। वैक्सीन ले जाने के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही, और पुणे में ये वैक्सीन दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 12 शहरों के लिए भेजी गई। कोरोना वैक्सीन के इस डिब्बों पर सर्वे संतु निरामया लिखा हुआ है, यानी सभी लोगों को रोग मुक्त होने की कामना की गई है। और उससे पहले कि अलग अलग राज्यों में जहां जहां पहुंची है ये वैक्सीन, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं, उससे पहले वो प्रोसेस जो 12 शहरों में वैक्सीन भेजने का था वो आपको दिखा रहे हैं। पुणे की ये तस्वीरें जहां इंतजार था उस लम्हे का, उस पल का कि कब ये वैक्सीन निकलेगी यहाँ इंस्टीट्यूट से और उन बूथों तक, उन केंद्रों तक पहुंचेगी जहां से वो आम जन तक जा पाएगी। तो उसका प्रोसेस, उसका महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो शुरू हो गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड कई शहरों में पहुंच गई है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को स्टोर रूम में पहुंचाया गया है। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई की, और ऐसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। मीडिया के जमावड़े के बीच जैसे ही ये दवाइयाँ, ये जो वैक्सीन है ये पहुंची हैं, और वैसी ही जैसी गाड़ी रुकी है वैसी कई गाड़ियों को तो फूलों से सजाया गया था, कई केंद्रों को फूलों से सजाया गया था, क्योंकि ये किसी उत्सव से कम नहीं है। पूरे 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था कि लोग परेशान थे कि कब ये वैक्सीन आएगी, और अब वो वैक्सीन बहुत जल्द ही लोगों की पहुँच में होगी। इस बात की खुशी इन तस्वीरों से साफ झलक रही है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी दो जुड़ रहे हैं। दिल्ली से दीपक रावत जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। दीपक, आप राजीव गांधी अस्पताल में मौजूद हैं, वहां पर लगातार तस्वीरें आपकी हमने वॉक थ्रू के जरिए, रिपोर्ट के जरिए देखी थी। जरा हमें बताइए, जब वो गाड़ी पहुंची उस वैक्सीन को लेकर, क्या लोगों के मन में भावना थी और किस तरह का जोश था? देखिए, काफ़ी खुशी का माहौल था और जगह आपको दिखा देते हैं। ये वही जगह है जहां पर वैक्सीन को रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज है राजीव गांधी अस्पताल का, कोविड अस्पताल है और करीबन हफ्ते भर पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन आज जब ये कंटेनर यहां पर पहुंचा और उसके अंदर से एक के बाद एक करीबन 22 बॉक्सेस निकाले गए और उसके दौरान जो हेल्थ वर्कर यहाँ पर थे, जो अधिकारी यहाँ पर थे, सबके चेहरे पर खुशी थी, मुस्कान थी और तालियां बजाकर लोगों ने स्वागत किया, मानो जैसे एक लंबी लड़ाई जीत ली हो। और ऐसा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा था कि हर किसी ने ताली बजाई, हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे थे लोग। लेकिन ये जगह, जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 मंजिला जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसी को कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। दिल्ली की जो सभी वैक्सीन जो आएंगी, जो भी जितनी भी खेप आएंगी, आज पहली खेप आई है, इसके बाद जितनी भी खेप यहाँ पर पहुंचेंगी सभी को यहाँ रखा जाएगा और यहीं से उन तमाम वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चलना है। लेकिन इस सेंटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी लंबे समय से तैयारियां की गई थी और उसी तैयारियों के मद्देनजर, उसी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर वैक्सीन को पहुंचाया गया है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं प्रीति, ये देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की गई है, जो पुलिसकर्मी है उनकी भी तैनाती की गई है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं, किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है और इस कमरे के भीतर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं जब तक आपके पास कोई अनुमति ना हो, कोई ऑफिशियल लेटर ना हो। तो पूरी तैयारियों के साथ अब वैक्सीन को उनकी जगहों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें जो आपने हमें दिखाई थी वो भी दिखा दें अपने व्यूअर्स को। पुणे से भेजी गई वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई, एयरपोर्ट से वैक्सीन को सीधे राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया। कोविशील्ड की इस खेप में 34 बॉक्स हैं जिनका वजन 1008 किलोग्राम है। तो तस्वीरें उस वक्त की जब ये वैक्सीन पहुंची थी राजीव गांधी अस्पताल और किस तरह से लोगों के भीतर जोश था, लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और ये कहा जा रहा है कि जिस बड़ी तादाद में भेजा गया इस वैक्सीन को, उसका वजन है 1008 किलोग्राम और ये बताया जा रहा है कि कोविशील्ड की इस खेप में 34 बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस में इतनी वैक्सीन मौजूद हैं जो कि अलग अलग केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी और पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के स्टोरेज रूम में वैक्सीन रखी गई और यहीं से ये वैक्सीन 16 जनवरी को राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भेजी जाएगी। कि राजीव गांधी अस्पताल में कैसे जो है वो अब वैक्सीन पहुंच गई है और ये वैक्सीन अब यहाँ से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाई जाएगी। करीबन 16 तारीख से जब ये लगना शुरू हो जाएगा तो उससे पहले सारे जो सेंटर्स बनाए गए, जो तय किया गया, जो मानक तय किया गया कि कितनी डोजेज जो है वहाँ पर पहुँचनी है, वो एक सेंटर पर कितनी डोज होंगी, उस हिसाब से ये तय किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर भेजा जाएगा। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो देखिए अधिकारी यहाँ पर हैं, लगातार तालियां बजाकर उन्होंने स्वागत किया है कि जब वैक्सीन यहाँ पर आएंगी तो उसका किस तरीके से स्वागत किया जाना है। पूरा देखिए प्रोटोकॉल के तहत ये देखिए एक के बाद एक बॉक्सेस जो है वो निकल रहे हैं और हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा कंटेनर है उसको लाया गया था। हालांकि ये कहा गया है कि ये पहली खेप है, पहली खेप में भी अभी कुछ और जो है कंटेनर आ सकते हैं, आज या कल में कुछ और कंटेनर आएंगे और वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो पूरी तैयारियों के साथ जो है वैक्सीन पहुँच गई है दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में, जिसको एकमात्र स्टोरेज बनाया गया है फिलहाल दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात की जाए और दिल्ली में जो भी वैक्सीन जिस सेंटर तक जाएंगी वो इसी कोल्ड स्टोरेज से जाएंगी। तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई थी, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो उसके लिए तैयार कर दिया गया था और बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। इसको इस प्रकार से तैयार किया गया था ताकि वैक्सीन को रखा जा सके। कई सारे रेफ्रिजरेटर यहाँ पर रखे गए हैं, कई सारे मानक तय किए गए हैं और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए एक और बॉक्स निकाला है। लगातार बॉक्सेज जो है वो निकाले जा रहे हैं और सुरक्षा का इंतजाम काफ़ी ज़्यादा है। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर फिलहाल किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बीच जो है वो तैयारियाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा कर दी गई थी, हफ्ते भर पहले से ये तैयारियाँ की गई थी। जो रूम है वो तैयार कर दिए गए थे, जो स्टोरेज है वो तैयार कर दिए गए थे और ये ट्रायल भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। वैक्सीन को लेकर भी जो ट्रायल बराबर होता रहा, ड्राई रन होता रहा, अब उसकी परीक्षा होगी कि वो किस तरीके से वहाँ तक वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसने जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वैक्सीन पहुंच रही है, तैयारियां क्या हैं?
देखिए बिल्कुल प्रीति, जहां पर हम खड़े हैं ये स्टेट वेयर हाउस है। आपको एक बार तैयारी दिखा दें, अंदर की तरफ देखिए बाकायदा पुलिस फोर्स मौजूद है। उसके अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जो है वैक्सीन होगी, वैक्सीन की सुरक्षा होगी, इसके कोई खिलवाड़ ना हो, इसकी सिक्योरिटी पॉइंट से भी काफी इंतजाम किए गए। हम जहां पर मौजूद हैं ये स्टेट वेयर हाउस है जहां वैक्सीन रखी जानी है। और 11 जो बाहर कुछ आपको दिखाना चाहता, जो वैक्सीन की गाड़ी आए हैं वो देखिए आप यहाँ तक आ चुके हैं। और वैक्सीन की देखिए गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वैक्सीन की जो गाड़ी है यहाँ पर पहुंच चुकी। 740 लीटर 11 लाख वैक्सीन इस जो एम्बुलेंस है, जो गाड़ी है उसमें रखी गई है। पुलिस फोर्स के जो जवान है, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। क्योंकि जो हमारे बाएं तरफ जो बिल्डिंग है प्रीति, इसी बिल्डिंग में, इसी हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य केंद्र है सिल्वर जुबली लखनऊ, यहाँ पर यहीं पर रखी जानी है। और देखिए पूरी की पूरी जो अधिकारी हैं, अफसरान हैं, पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनकी यही है कि चूंकि स्टेट वेयर हाउस है, यहाँ पर 11 लाख जो वैक्सीन रखी जाएगी। और ये वैक्सीन यहीं से यूपी के सभी 18 मंडलों पर भेजी जाएगी, जहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, वहाँ से ब्लॉक मुख्यालय, और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं, जो पहली फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, यहीं पर आएगा। और इसके पहले जब एयरपोर्ट पर आई थी ये वैक्सीन, तो स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं 11 लाख वैक्सीन किस तरह से उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना वायरस की जंग में निभाई है, इस पर भी हमारी निगाहें और रिपोर्ट्स रहेंगी। इधर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ युद्ध में सफलता के लिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आज तड़के वैक्सीन की पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना हुई। कुछ ही घंटों में वैक्सीन की पहली खेप देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई। कई जगहों पर वैक्सीन पहुंचने पर जबरदस्त उत्साह दिखा। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू किया जाएगा। शुरुआती खुराक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े लोगों को दी जाएगी। निर्णायक मोड़ पर पहुंची कोरोना की जंग। पहुंचने लगी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन की पहली खेप का इंतजार खत्म। अब दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकले ये 3 ट्रक भारत की उम्मीदों के ट्रक हैं, जिस पर सदी की सबसे बड़ी महामारी से जंग का असलहा लदा है। शायद यही वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस से पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जब ये ट्रक निकले तो उनकी सुरक्षा के वैसे ही इंतजाम नजर आए जैसे किसी वीआईपी के लिए होते हैं। पुलिस के पहरे में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विमान तक पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन ट्रक से जो बड़े बड़े डब्बे उतारे जाने थे वो सब के सब कोविशील्ड वैक्सीन से भरे थे। कोविशील्ड यानी कोरोना वायरस को मारने वाला सबसे बड़ा हथियार। कोरोना के खिलाफ जंग में आजमाए जाने वाले सबसे बड़े हथियार को हवाई अड्डे पर पहुंचाने वालों को भी पता नहीं था कि आखिर इन्हें जाना कहां है। लेके जाने की तैयारी है सर। पता नहीं, हम गाड़ी लेके आए हैं। गाड़ी लेकर के आए हैं। अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद शायद पता नहीं। अहमदाबाद नहीं, तो कहाँ जाए? हमको कुछ नहीं है, नो आइडिया। कहाँ से आए? कहाँ से? अरब सर, सीरम इंस्टीट्यूट से। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अलग अलग विमानों से इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की तैयारी ने जोर पकड़ ली। बताया गया कि सुबह पूजा के बाद ट्रकों में लाद कर देश के 12 शहरों तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन की खेप भेजी गई, जिसमें 56,50,000 वैक्सीन की डोज थी। इन्हें 9 अलग अलग विमानों से तय जगहों के लिए रवाना किया गया। उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के अंदर जिन 12 शहरों को वैक्सीन मिलने का इंतजार खत्म होगा वो हैं दिल्ली, करनाल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी। वैक्सीन की खेप को भेजने के लिए जैसी तैयारी दिखी, उसे पाने वाले शहरों में उससे भी बड़ी तैयारी नजर आई। वैक्सीन की सुरक्षा और उसे खास होने का एहसास देने के लिए
पुलिस के पहरे का इंतजाम तो दिखा ही। अहमदाबाद में तो एयरपोर्ट से वैक्सीन की खेप ले जाने वाली गाड़ियां माला से सजी धजी भी नजर आईं। 1050 को कोविशील्ड की वैक्सीन पूना से आ रही है, जिसका 2 डोज सबको देने का है, लेकिन अभी फर्स्ट डोज के लिए व्यवस्था पूरी आज आ रही है। 2,76,000 डोज अभी बाय एयर यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ रहा है। बाकी बाय रोड भी आ रही है, जो सूरत, बड़ौदा और राजकोट के लिए बाय रोड भी आ रही है। 2,76,000 जो आ रही है वो वैक्सीन में से अहमदाबाद, गांधीनगर एंड भावनगर जोन को दी जाएगी। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और सबसे लंबी लड़ाई का शंखनाद एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कर दिया था। पीएम के बिगुल फूंकने के बाद ये तेजी दिखनी ही थी। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई में वो अहम पल भी अब दूर नहीं जब वायरस विनाशनाशक वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से इसका ऐलान कर दिया कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। पुणे से दिल्ली के लिए भेजी गई वैक्सीन की खेप की ये तस्वीरें दिल्ली वालों को राहत देगी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह कभी दिल्ली भी कोरोना के कहर से करा रहा था। दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में लगाया जा रहा है, 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में हैं, और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा। और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। अब दिल्ली में भी कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने कोरोना से जंग के लिए ड्राई रन के जरिए अपना अभ्यास कर रखा है। दिल्ली की ही तरह पूरे देश ने ड्राई रन के जरिए इस जंग में उतरने से पहले अपना दमखम आजमा लिया है। अब 16 तारीख से सबसे पहले वैक्सीन उन कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा जो साल भर इस महामारी से जंग में सबसे आगे खड़े हैं। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू होगा। पहले चरण के दौरान स्वास्थ्य कर्मी और उनके साथ काम करने वालों को टीका दिया जाएगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद दूसरे ही चरण में उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन बीमारी की चपेट में हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है उनको टीका लगाया जाएगा। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ऑक्सफोर्ड के कोविशील्ड की 1 करोड़ 1 लाख खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ अगर भारत बायोटेक के वैक्सीन की खुराक भी जोड़ देते हैं तो ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 1300 करोड़ रुपए होगी। बताया गया है कि सरकार ने भारत बायोटेक के 55 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है, जिसकी लागत 162 करोड़ रुपए है। यही नहीं, सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही भारत को इन 2 के अलावा 4 नई वैक्सीन भी मिल जाएंगी, जिससे कोरोना को हराने का अभियान और तेजी पकड़ लेगा।
सरकार ने देश भर में वैक्सीन पहुंचाने के लिए खास तैयारी की है। जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगा, उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, जिसकी झलक आज भी मिल चुकी है। सबसे पहले एयरपोर्ट से एयर कंडीशन ट्रक से वैक्सीन राज्यों के स्टोर रूम तक पहुंचाई जाएगी। यहां वैक्सीन जरूरी तापमान पर स्टोर रूम में रखी जाएगी। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखा जाएगा। हर जोन के हिसाब से वैक्सीन भेजी जाएगी। देश में जरूरतमंद लोगों की पहचान करने और उन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंद की पहचान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन तैयार किया गया है। कोविन पर ही वैक्सीन लगने वालों और जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों की जानकारी अपलोड की जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद कोविन से ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। वैक्सीन डोज कब मिलेगी, इसकी तारीख कोविन से ही दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज के लगने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट भी कोविन से ही जारी होगा। जाहिर है कि कोरोना को मात देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 16 तारीख से कोरोना के मौत की मुनादी शुरू हो जाएगी। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, लखनऊ का अजीत हमारे साथ है। अजीत, वहां पर अनलोडिंग की जा रही है वैक्सीन को लेकर, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल हमारे बाएं तरफ अगर हम कैमरा पर्सन देखें तो ये देखिए वैक्सीन का जो बॉक्स है, एक बॉक्स में 12 बॉयल है, वो देखिए आपको बाकायदा जो स्टेट वेयर हाउस है प्रीति उसके अंदर जाता दिखाई देगा। और 10 से ज्यादा बॉक्स अभी तक अंदर जा चुके हैं और लगातार आप देखिए एक के बाद एक बॉक्स जो है वो अंदर जा रहे हैं। इसके आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। बाकायदा सिक्योरिटी जो है यहाँ रखी गई है, इसके अंदर नहीं कोई जा सकता। और जो लगातार एक के बाद एक बॉक्स लाए जा रहे हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो जय प्रताप सिंह थे, उन्होंने इस वैक्सीन को रिसीव किया। और ये देखिए ये जो एरिया है प्रीति, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जवान खड़े हैं वो किसी को अंदर नहीं जाने दे। क्यों, सिक्योरिटी अंदर जाने के अलाउ है? नहीं, नो सर, अंदर कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता। तो देखिए ये जवान खड़े हैं, हालांकि ये भी उसी कड़ी में आते हैं जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, तो इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा किए गए, जो अधिकारी हैं वो हैं, एक के बाद एक बॉक्स यहाँ पर प्रीति लाए जा रहे हैं। 11 लाख जो है वैक्सीन है, बाकायदा 740 लीटर है। तो जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी देख रेख में सारी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस घड़ी का इंतजार था प्रीति, वो इंतजार खत्म हुआ और सबसे बड़ी जीत भारत ने जीती है वैक्सीन को बनाकर। और 16 तारीख को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा हर जिले में। अभी देखिए अभी भी देखिए जो वैक्सीन के आने का सिलसिला है, जो उसकी जो वैक्सीन है वो देखिए लगातार आ रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में वैक्सीन यहाँ आई, एयरपोर्ट पर उतरी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री गए तो बाकायदा विधि विधान से उन्होंने हरी झंडी दिखाई, रोली से उसका चंदन तिलक किया, माला पहनाया और उसके बाद वहां से रवाना किया गया। यहीं से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जाएगा, वहां से डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर जाएगा, फिर ब्लॉक मुख्यालय पर जाएगा और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर है उनको लगाया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख सकते हैं। अब देखिए गेट को बंद किया जा रहा है प्रीति, क्योंकि जो वैक्सीन थी वो अंदर आ चुकी है। अधिकारी सिर्फ अंदर हैं, पुलिस फोर्स के लोग अंदर हैं। अब इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ से अब क्रमवार सभी मंडल मुख्यालयों पर, उसके बाद जिला मुख्यालयों पर जाएगी। तो अंदर सिर्फ अधिकारी हैं और गेट पर पुलिस फोर्स के जवान हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। अधिकारी हैं, बाकायदा जो रिसीविंग का काम है वो अंदर बाकायदा चल रहा है। अधिकारी और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसको आगे इसकी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। जो वैक्सीन अंदर आई है उसकी क्या तैयारी है, उसमें कितनी चीजें हैं, किस स्टोर रूम में कितनी वैक्सीन के जो बॉक्स हैं वो रखे गए हैं। 12,000 बॉक्स बताया जा रहा है कि 12,000 वैक्सीन एक बॉक्स में है। तो 11 लाख वैक्सीन यानी 740 लीटर ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जानी है प्रीति। तो प्रोसेस कब शुरू किया जाएगा, जब इन्हें उन जगहों पर भेजा जाएगा जिनसे ये आगे उन लोगों तक पहुंचेंगी जिन्हें ये लगाई जानी है? देखिए बिल्कुल ये प्रोसेस शुरू हो गया। अभी हमारे अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि सीधे तौर पर अब ये स्टेट वेयर हाउस है, यहाँ पर हमारी वैक्सीन आ चुकी है। इसके बाद अब किसी भी वक्त ये मंडल मुख्यालय को अलर्ट किया जाएगा और उनसे जो वहाँ पर ये भेजा जाएगा। उसके बाद चूंकि 16 तारीख को वैक्सीनेशन होना है तो अधिकारी अंदर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर से जब बाहर आएंगे तो वो कुछ बता पाएंगे, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये प्रक्रिया अभी देर शाम को शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 3 से 4 दिन का ही वक्त है। जो अधिकारी हैं वो भी अंदर हैं, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ। सर जरा बताइएगा। कहाँ, क्या नाम दे चुके हैं ऑलरेडी, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने वहाँ बता दिया। यहाँ से कब वैक्सीन रवाना होगी जिलों पर? जल्दी रवाना होगी, मंत्री जी ऑलरेडी वहाँ पे बता चुके हैं। अभी टाइम नहीं बता सकते, जल्दी रवाना होगी।
जल्दी ही रवाना की जाएगी। प्रीति देखिए, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी ही रवाना की जाएगी। इसका जो मास्टर प्लान है ये अभी बता नहीं रहे हैं, सरकार की तरफ से बताया जाएगा, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और अब वैक्सीन का जो पहली खेप थी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्टेट वेयर हाउस में आ चुकी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आ चुकी है और रखी जा चुकी है। बाकायदा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। अब सिर्फ इन्हें मंडल मुख्यालयों पर, वहां से जिला मुख्यालयों पर और फिर वहां से ब्लॉक डेवलपमेंट जो मुख्यालय होता है वहां पर भेजना। ठीक है जी, ये तस्वीरें भी हम आगे दिखाएंगे। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन की पहली खेप निकलने पर खुशी जताई। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के ख़रीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है। और गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से ही मौजूद थी। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वैक्सीन को एक गाड़ी में रखकर गांधीनगर ले जाया गया। तो तस्वीरें अहमदाबाद की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से फूलों से सजाया गया है इस गाड़ी को, आप समझ सकते हैं कि इसकी कितने ज़्यादा ये तस्वीरें मायने रखती हैं। गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से ही मौजूद थी। वैक्सीन का पहला जत्था अहमदाबाद पहुंच चुका है। तकरीबन 2,76,000 जो वैक्सीन के जो सैंपल्स हैं वो यहां पर भेजे जा चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पूरा स्टिकर्स लगाए गए हैं उसको, और ये रेफ्रिजरेटर वेन में है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रश वैक्सीन लाइफ सेविंग मेडिसिन रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज जो 2 से 8 सेंटीग्रेड की सेल्सियस होगा उसकी सेंटीग्रेड भी लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। और दिल्ली में कुल 9 जगहों पर टीकाकरण होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों को इंतजार था वैक्सीन का, और अब जो पहली खेप है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज़ में लगाया जा रहा है 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में हैं, और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा। और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। तो सर, ये जो 89 जगहें चिन्हित की गई हैं, इसमें कितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं और कितने केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं? देखिएगा, हॉस्पिटल्स ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स ही लिए गए हैं, और ये अलग अलग से, तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। दिल्ली सरकार के लगभग 30 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के 6-7 हैं। सर, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जो लोग हैं, आम लोगों के लिए जब ये वैक्सीनेशन होगा तो सर किस तरीके से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें उन्हें वहाँ दिखानी होंगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उनसे कोई ना कोई ID प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो ID प्रूफ के साथ किया गया। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं जो आज इतिहास में दर्ज हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में किस तरह की तैयारी है? तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं प्रीति, और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वही कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया गया है जहां पर ये वैक्सीन रखी गई है। और वैक्सीन की अगर बात की जाए तो जो उम्मीद थी कि ज़्यादा की उम्मीद थी दिल्ली सरकार को, क्योंकि करीबन 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है पहले फेज़ में, लेकिन अभी जो वैक्सीन पहुंची है, जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक करीबन 2.5 लाख वैक्सीन ही पहुंची है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल परसों तक शायद एक और खेप पहुँचे और उसमें कुछ वैक्सीन और यहाँ पर पहुँचाई जाए। हालांकि ये साफ है कि पहले फेज़ में करीबन 9 लाख लोगों को लगना है, जिसमें 3 लाख हेल्थ वर्कर हैं और करीबन 6 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन इस वक्त अगर यहाँ की तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ वैक्सीन को रखा गया, और अब ये तय किया जाना है कि कल या परसों कब ये जो वैक्सीन है वो यहाँ से कंटेनर्स के थ्रू अलग अलग सेंटर्स पर ले जाया जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होना है, क्योंकि 16 तारीख से पहले ये वैक्सीन जो है वो वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। तो अब पूरा रूट मैप जो है वो तैयार जो सरकार ने किया है उसके हिसाब से काम किया जाना है। लेकिन ये साफ है कि 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन अभी पहुंची है वैक्सीन पहले खेप में तो करीबन 2.5 लाख के आसपास वैक्सीन पहुंची है। तो अब बाकी वैक्सीन कब पहुंचेगी, किस तरह से पहुंचेगी, ये भी देखना होगा। निगाह बना के रखिएगा।
कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश में लोग एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सकें। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम आपको सबको मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 के इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी मौसम में अब स्वामी विवेकानंद पर भी सियासत गर्मा गई है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज बीजेपी और टीएमसी की तरफ से पदयात्रा और रैली निकाली गई। दोनों पार्टियों के नेता स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के नेता स्वामी विवेकानंद कोलकाता में उनके पैतृक घर तक पदयात्रा भी कर रहे हैं, जबकि टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी ने रैली की है। लेकिन सियासत शुरू हुई झंडों से। दरअसल बीजेपी ने टीएमसी पर विवेकानंद के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक वो कार्यक्रमों में बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन टीएमसी अपना झंडा लगाकर विवेकानंद के नाम पर सियासत करने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की रैली को फ्लॉप बताया। तो रैली और पदयात्राओं में किस तरह से स्वामी विवेकानंद को सियासत का शिकार बनाने की कोशिश पार्टियों के जरिए की जा रही है, उसी की तस्वीर आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें, चुनावी मौसम है और अब स्वामी विवेकानंद पर सियासत चरम पर है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से पदयात्रा रैली निकाली गई और एक नेता स्वामी विवेकानंद के नाम पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दोनों पार्टियों के नेता स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के नेता स्वामी विवेकानंद कोलकाता में उनके पैतृक घर तक पदयात्रा भी कर रहे हैं, जबकि टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी ने रैली की है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर बीजेपी की रैली के जवाब में तृणमूल की तरफ से आज खुद अभिषेक बनर्जी सड़क पर उतरे हैं और दक्षिण कोलकाता में रैली कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हैं और भीड़ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं रैली में। हालांकि बीजेपी से इतर यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस की रैली है, इसमें जो कार्यकर्ता है तृणमूल के झंडे हाथ में लेकर चल रहे हैं, साथ में स्वामी विवेकानंद और ममता बनर्जी के पोस्टर भी हाथ में लेकर निकले हैं। जबकि बीजेपी ने आज जो अपनी रैली की है उसमें पार्टी के झंडे शामिल नहीं किए हैं। तो गोल पार्क से लेकर के हाजरा, जहां पर ममता बनर्जी का घर है, वहां तक ये रैली कर रहे हैं अभिषेक। ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले विवेकानंद किसके, इस पर विवाद छिड़ा है और दोनों ही दल अपना दम दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी सड़क पर उतर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, युवा मोर्चा किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है। स्वामी जी को एक हिंदू लीडर, एक नेशनल लीडर, एक वर्ल्ड लीडर कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग स्वामी जी को बंगाल का गर्व मानते हैं, ये भारत का गर्व मानते हैं। अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी को बंगाल का गर्व मानते हैं। तो सबसे बड़ा बात है, स्वामी जी और नेताजी बंगाल का गर्व है, रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल का गर्व है, ये भारत का गर्व है। तो इसलिए हम लोग प्रणाम करने के लिए आज भी कोई भी आप देखिएगा उसका तो तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग रहते हैं। देखिए यहाँ पे स्वामी जी का जो मूर्ति है उसके चारों तरफ तृणमूल कांग्रेस को फ्लैग लगा दिया, लेकिन हम लोग बिना झंडे से पश्चिम बंगाल के युवाओं को हम लोग आह्वान करते हैं, चलिए हम लोग एक साथ स्वामी जी का स्मरण करते हैं। हम लोग कुछ न करें तो हम लोग श्रम दे सकता हूँ, तो इसलिए हम श्रमदान ये 12 तारीख से 23 तारीख तक हम लोग रख रहा हूँ, जो श्रमदान हम लोग करेंगे। और इसलिए हम लोग कोई भी हमारा पार्टी का फ्लैग नहीं रहेगा, सिर्फ इंडियन नेशनल फ्लैग और हमारा जो गौरी हिंदू का जो गौरी ध्वज है वो लेके रहेंगे हम लोग। तृणमूल जैसे हम लोग कभी कोई मूर्ति को कोई घुस ना पाए, इसलिए तृणमूल का फ्लैग देके हम लोग घिरी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह हल्ला बोला, उसे बंगाल चुनावों से ठीक पहले विपक्ष को चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेने की अपील की। वंशवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। वंशवाद और भ्रष्टाचार पर
पीएम का प्रहार। विवेकानंद जयंती पर पीएम का युवाओं को संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय युवा संसद में हिस्सा लेने वालों के सामने प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक राजदूत स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के उन तारों को छेड़ा जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, और बात निकली तो जिक्र राजनीति का भी छिड़ा। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से आज तक चली आ रही राजनीति की कमियों को बेलाग लपेट गिनाया और उसे देश की सियासत से दूर करने की अपील की। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी नेता ने वंशवाद की दुखती रग को दबाया तो इसे देश में वंशवाद की राजनीति करने वालों पर चोट की तरह देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तर्क के जरिए युवाओं को वंशवाद के खतरे से आगाह किया और वंशवाद की तुलना तानाशाही के रूप में की। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री कई बार अपना प्रेरणा स्रोत बता चुके हैं। आज इसे दोहराने का मौका भी था। चूंकि स्वामी विवेकानंद का रिश्ता बंगाल से जुड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री के हर वाक्य में बंगाल चुनाव की आहट और सियासत को भी सुनने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने जब राजनीति में बदलाव और कई जगहों पर जारी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उसे बंगाल की ममता सरकार पर लगने वाले आरोप और दूसरे सियासी दलों पर लगी कालीक से भी जोड़कर देखा जाने लगा। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है। प्रधानमंत्री ने हर चुनाव के समय सियासी दलों के नेताओं के बीच लगने वाली दल बदल की होड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत की संभावनाओं की वजह से कई उम्मीदवार दागी दलों का साथ छोड़ देते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को भी बंगाल चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी आने वाले नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से देश के दूसरे हिस्से की तरह बंगाल भी वैसा ही जुड़ाव महसूस करता है। बंगाल के लोगों के लिए दिलों में स्वामी विवेकानंद जिस तरह राज करते हैं, उसे देखते हुए सभी सियासी दलों की कोशिश उनसे खुद को
जोड़कर दिखाने की होती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं के बीच श्रद्धांजलि की इस होड़ को विवेकानंद पर राजनीति से जोड़ा जाने लगा तो सफाई भी सामने आ गई। हमारे प्रधानमंत्री अपना जीवन आदर्श स्वामी जी को ही मानते हैं और उनके